हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में अगस्त डिग्री तक किया था, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो 1791 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट किया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो किंग की पावर है उसे लिमिट किया जाए। अब जो लुई 16 की पावर थी उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में तो आती थी खुद नेशनल असेंबली जो बनाती थी लॉज, एग्जीक्यूटिव में आते थे किंग एंड उसके मिनिस्टर्स और जुडिशरी में जज। पर अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर सब अच्छा चल रहा है, पर यहाँ पर सब अच्छा नहीं चल रहा था। यहाँ पर चल रही थी इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इधर क्या किया गया था, इधर सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में आते थे मेन जो थे 25 एज से ऊपर के, 25 एज की, और जिनके पास प्रॉपर्टी है जो टैक्स पे कर सकते हैं। पैसिव सिटीजन में आती थी वोमेन्स, चिल्ड्रन और वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे। तो जो एक्टिव सिटीज़न है वो तो वोट देते थे, बट जो पैसिव सिटीज़न है वो वोट नहीं दे पाते थे। एक्टिव सिटीज़न 2 जनों को वोट देते थे, एक इलेक्टर्स को और एक जज को। जो इलेक्टर्स है वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे, 745 मेंबर्स। तो इस तरह इधर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या था, उसमें डिक्लेरेशन किया गया था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे वुमेन की कोई बात की नहीं गई है। तो क्या थे इनमें, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो राइट्स थे ये नेचुरल थे और इनएलिएनेबल राइट्स थे। इनएलिएनेबल राइट्स का मतलब है जो उनसे छीने नहीं जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो जो लुई 16 है उसने सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ। सीक्रेट नेगोशिएशन है मतलब छुप के मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब किसी के खिलाफ हम करते हैं ना, तो उस टाइप से उन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। और 1792 में ये बात नेशनल असेंबली को पता चली और उन्होंने रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दिया। तो वहाँ पर उस टाइम क्या गाया जा रहा था, उधर गाया जा रहा था मर्सलीज, जो नेशनल एंथम था फ्रांस का। जैसे हमारा होता है जन गण मन, तो वहाँ पर जो फ्रांस का था वो था मर्सलीज। ये लिखा था रॉबर्ट डी एल्सिंग ने। और जो मेंबर थे नेशनल असेंबली के वो जैकोबिन क्लब में मिलते थे। जैकोबिन क्लब के फॉर्मर थे स्टीव जॉकब और लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे वो थे छोटे मोटे शॉपकीपर और आर्टिशियन, ये सब। अब वहाँ पर क्लॉथिंग कैसे करते थे, तो जो रिच थे वो तो पहनते थे नी ब्रिजेस, और जो जैकोबिन्स थे वो पहनते थे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, एक रेड कैप जो लिबर्टी का सिंबल थी। बट ये वुमेन को अलाउड नहीं था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का उसमें वुमेन की तो कोई बात ही नहीं थी, उन्हें कोई फ्रीडम ही नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन तो सिर्फ मैन एंड सिटीजन्स को मिले, यहाँ पर वुमेन की तो कोई बात ही नहीं थी। और इसलिए इन्हें क्या कहना स्टार्ट कर दिया गया, इन्हें कहना स्टार्ट कर दिया सेंस क्लूटोस। सेंस का मतलब होता है विदाउट और क्लूटोस का मतलब नी ब्रिजेस। अब अगस्त 10, 1792 में क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने प्लेस ऑफ ट्यूटरीज पे क्या कर दिया, धावा बोल दिया। पैलेस ऑफ ट्यूटरीज था, मतलब किंग का पैलेस कह सकते हैं, पैलेस ऑफ द किंग। तो उन्होंने क्या किया, किंग और क्वीन को वो ले गए जेल में, उन्होंने जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, अब जो भी मेन थे 21 से ऊपर के सबको वोट देने के लिए अलाउ किया गया। अब जो इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम नेशनल असेंबली नहीं रहा, अब उसका नाम पड़ गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 में जो मोनार्की था किंग का रूल, उसे कर दिया गया अबॉलिश, और जो है फ्रांस अब एक रिपब्लिक बन गया था। 21 जैन 1793 में क्या हुआ, किंग को दे दी फांसी और उस पर चार्ज किसका लगाया, ट्रीजन मतलब देशद्रोह, और उसको सबके आगे उसे फांसी चढ़ा दी गई थी एट द पैलेस ऑफ डेला कॉनकॉर्ड। और उसके थोड़े टाइम बाद जो क्वीन थी, जो वहाँ की रानी थी मैरी एंटोनेट, उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब हमारा टॉपिक है रीन ऑफ टेरर। तो अब राज चल रहा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का।
तो ये कब तक चला? 1793 से 1794 तक। तो जो भी रॉबर्ट मैक्सिमिलियन की बात नहीं मानता या फिर जो उसके खिलाफ होता तो उसे अरेस्ट कर दिया जाता या फिर प्रिजन में डाल दिया जाता और गुलिटिन कर दिया जाता अगर कोर्ट उसे गिल्टी फाउंड करता था। तो अभी गुलिटिन है क्या? एक ये डिवाइस है जो 2 पोल होते हैं जिसके अंदर एक ब्लेड होता है और बीच में जो पर्सन है उसको घुसा दिया जाता है और वो जो ब्लेड है उससे उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब वो फांसी पर चढ़वाता है। इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलिटिन ने। तो जो मैक्सिमिलियन ने क्या किया, वो क्या क्या चेंजेस लाया उस टाइम, तो उसने क्या किया, एक तो मतलब लिमिट लगा दी कि वेजेस इतनी है और प्राइजेस इतने हैं, मतलब एकदम फिक्स कर दिया कि इतना ये चीज़ इतनी ही रहेगी। मीट और ब्रेड को वहाँ का राशन बना दिया और सर और मैडम से क्या कहना स्टार्ट करवा दिया, सर मतलब सिटॉइन। अब आप सर करके नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सिटॉइन, और मैडम को सिटॉइन। और उसके बाद है जो चर्च थे उनको तो कर दिया गया बंद और वहाँ पे ऑफिसेस वगैरह बनाने कर दिए गए स्टार्ट। और क्या हुआ, 1794 इन जुलाई 1794 जो रॉबेस्पियर है उसको भी गुलिटिन कर दिया गया था, उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था गुलिटिन की हेल्प से। अब मैक्सिमिलियन का राज तो हुआ ख़त्म, अब किसी को तो अपना राज चलाना पड़ेगा ना। तो अब डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, तो इसमें क्या था, जो मिडिल क्लास लोग थे अब सारी पावर उनके हाथ में आ गई। अब उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते हैं। अब जो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इलेक्ट करता था डायरेक्टरी को, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते थे। उन 5 मेंबर्स को कहा जाता था डायरेक्टर। तो एक दिन क्या हुआ, लड़ाई हो गई डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, और तब मौके पे चौका मारा नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अब हमारा टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन ने भी रेवोल्यूशन किया था? तो एक वुमेन का क्लब था जिसका नेम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है अभी, इन्होंने क्या क्या चेंज लाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें स्कूल बनाने स्टार्ट किए। और जो लड़कियां हैं या वुमेन कह सकते हैं हम, कुछ भी कहिए, तो उनके लिए स्कूलिंग क्या कर दी, कंपल्सरी। और उन्होंने जैसे अब लड़कियों को शादी के लिए फोर्स किया जाता था, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब डाइवोर्स को कर दिया गया था लीगल, और अब जो गर्ल्स है या वुमेन है उनको जॉब करने के लिए अलाउ कर दिया जाना चाहिए या ट्रेन करने स्टार्ट कर दे जॉब के लिए। अब वो आर्टिस्ट भी बन सकती है, छोटा मोटा बिजनेस भी चला सकती है, वो इंडिपेंडेंट है। और वुमेन को मिल गया था राइटिंग का वोट 1946 में इन फ्रांस की बात हो रही है इधर। तो एक रेवोल्यूशनरी वुमेन, तो उसका यहाँ पर हमें एक मतलब नाम मेंशन किया हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक में, ओलंपिक डी गॉर्जस, और इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था 1793 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो जैकोबिन रेजिम थी उसमें क्या कर दिया गया, जो स्लेवरी उसे अबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या चल रही थी, ट्रायंगुलर ट्रेड चल रही थी 3 कंट्रीज़ के बीच में, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली है उन्होंने बहुत डिबेट किया कि स्लेवरी को मतलब बंद कर देना चाहिए और ये सब मतलब गुलामी नहीं करानी चाहिए। तो फिर जब कन्वेंशन की गवर्नमेंट आई, मतलब जब नेशनल असेंबली फिर से इलेक्ट हुई थी, उन्होंने कन्वेंशन कह दिया गया था, तो उन्होंने इसे अबॉलिश कर दिया। और फिर 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। पर जो स्लेवरी है वो फाइनली अबॉलिश हुई थी 1848 में। मैं यहाँ पर फाइनली लगाना भूल गई हूँ, तो मेक श्योर कि यहाँ पर फाइनली जब लिखा है तो 1848 आप लिखिए। सो सॉरी गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई इसमें कि इसमें ओलंपिक डी गॉर्जस का नाम क्यों दिया गया है। तो इन्होंने 1791 में राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीज़न को डिक्लेयर करवाया था, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड वुमेन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीज़न इनकी वजह से ही हुआ था, इसलिए इनका नाम जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रांसलेट करने स्टार्ट कर दिए थे आइडियाज़ लिबर्टी एंड इक्वालिटी के। लिबर्टी होता है हमारा फ्रीडम कह सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंस कह सकते हैं हम, तो उसके उन्होंने जो आइडिया ट्रांसलेट करने स्टार्ट कर दिए थे। सेंसरशिप भी अबॉलिश हो गई थी 1789 में समर के टाइम, और डिक्लेरेशन किया गया था राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न। उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने भी एक नेचुरल राइट बनाया जाएगा।
सो हमारा लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने मौके पे चौका तो मार ही लिया था और वो राजा बन गया था 1804 में। और उन्होंने कई सारे जो यूरोपियन कंट्री थे उस पर जीत हासिल की थी, इसलिए उसे क्या कहा जाने लगा था, उसे मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता था। अब उसने लॉ इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने 3 लॉ इंट्रोड्यूस किए। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एंड डेसिमल सिस्टम। पर क्या हुआ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इन्होंने क्या किया कि ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए 1815 में। क्यों? क्योंकि इनके जो खिलाफ थे, इनके खिलाफ 3 कंट्रीज़ थी, एक रशिया, एक प्रशिया और एक ऑस्ट्रिया। प्रशिया जर्मनी को जो हम पहले कहते थे। ये लास्ट का थोड़ा सा लाइन कट गया है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस रेवोल्यूशन। जो टीपू सुल्तान थे और राजा राम मोहन रॉय थे, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था इससे बहुत इंस्पायर हुए थे। तो यही था हमारा पूरा टॉपिक। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसकी मैंने एक वर्कशीट की वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन चाहिए, इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।